स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे, यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेकर लखनऊ में अहम बैठक हुई और इस दौरान सीएम धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में परिसंपत्तियों के विवाद को लेकर ज्यादातर मामलों पर सहमति बन चुकी है। मीटिंग में तय हुआ कि यूपी को उसके काम की जमीन दी जाएगी, जिसमें 1700 आवास भी शामिल हैं। इसके साथ ही बनबसा और किच्ची बैराज का पुनर्निर्माण यूपी सरकार कराएगी। इन दोनों ही बैराजों को आपदा के दौरान काफी नुकसान पहुंचा था, जिसकी मरम्मत यूपी सरकार कराएगी। उधर उत्तराखंड परिवहन निगम को यूपी सरकार 205 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। आवास विभाग की देनदारी दोनों राज्य मिलकर करेंगे। ये 50-50% के अनुपात में होगा। हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसकी प्रक्रिया महीने भर के भीतर पूरी भी हो जाएगी। इस मौके पर खुद योगी आदित्यनाथ हरिद्वार आएंगे। किच्छा बस स्टैंड की जमीन को लेकर भी सहमति बन चुकी है। वन विभाग को 90 करोड़ का भुगतान यूपी सरकार करेगी। गंग नहर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को इजाजत दे दी गई है। तो परिसंपत्ति का विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके एक एक मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। अजीत सिंह राठी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से मौजूद हैं। अजीत जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्योंकि परिसंपत्तियों का विवाद 20 साल से चला आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये उम्मीद और अब ज्यादा बढ़ गई जब दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा हुई और कई मुद्दों पर बात बन गई है। जय, देखिए, उम्मीद तो रखनी ही चाहिए और उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन ऐसी 20 बैठकें पहले भी हो चुकी हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि चुनाव से पहले जो ये बैठक हुई है, तो इसमें चुनावी लाभ लेने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्तर पर भी एक ऐसी रणनीति बनी होगी कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मिल लें और उस पर ज़्यादातर जो समस्याएं हैं, ज़्यादातर जो विवाद है, उनका सोल्यूशन ढूंढ लिया जाए। और अभी जैसा आपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया, हमारे साथी विवेक त्रिपाठी लगातार लखनऊ से इस बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। वो अपने वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों पर बातचीत बनी है, किन किन चीज़ों पर सहमति बन गई है। लेकिन जया, देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पर। जब सरकारी सिस्टम में हम एंट्री करते हैं तो वहाँ अगर कुछ डॉक्यूमेंटेड हो गया है तो ही बात बनती है, वरना ऐसी सहमति तमाम बैठकों में बनती रही है। मायावती के साथ भी ये बैठकें हुई, मुलायम सिंह के साथ भी ये बैठकें हुई, अखिलेश के साथ भी बैठकें हुई, और ये तीसरी बैठक है जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में 5 साल में तीसरी बैठक हो रही है। फिर भी हम आज आशान्वित हैं, उत्तराखंड आशान्वित है कि आज की जो बैठक है वो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है और जितनी भी देनदारी या जो एसेट्स हैं, जो परिसंपत्तियां हैं, उनका जो बंटवारा होगा, उनका जो विभाजन होगा, वो बहुत जल्दी, अब खास तौर पर चुनाव से पहले, अच्छा, दोनों ही राज्यों के लिए और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती है कि दिसंबर माह में ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रिया निपटा ली जाएं, तभी चुनाव में इसका फायदा भी हो पाएगा। और यदि अगर इसमें कहीं कोर कसर बाकी रह जाती है तो कांग्रेस फिर एकदम वो एजेंडा बनाने के लिए तैयार है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जब तक ये सब कागजों पर ना हो, डॉक्यूमेंटेशन ना हो, तो फिर बहुत ज्यादा इसका मतलब नहीं रहता। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। विवेक, क्योंकि कई मुद्दों पर बात बन गई है, सहमति बन गई है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन, ये जो प्रक्रिया है, इसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए जया, जैसे कि हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें सामने आने में समय लगता है, और उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले दोनों प्रदेश के मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी और इसी मुद्दे पर हुई थी और उस पर भी सहमतियां बनी थी। उस पर भी तमाम चीज़ें निष्कर्ष निकल आया था, रास्ता निकल आया था। परिसंपत्तियों का बंटवारा कैसे होगा, किसके हिस्से में क्या आएगा, ये उस दौर में तय हो गया था। लेकिन उस समय जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे, उनका तबादला हो गया, उत्तर प्रदेश में भी तबादला हो गया। जो नए मुख्य सचिव आए, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, कोरोना काल आ गया, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं सामने आ गई कि उस बैठक को आगे परवान नहीं चढ़ाया जा सका। अब वही बैठक के जो मिनट्स थे, जो विभाग के, जो संबंधित विभागों के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वही मिनट्स लेकर आए थे, उसी पर चर्चा हुई और उसी को आगे बढ़ाते हुए
दोनों मुख्यमंत्री, चूंकि ये हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि अगर सरकारें एक होंगी तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा, तभी कोई राय बन सकेगी, तभी कोई समझौता हो सकेगा। क्योंकि इसके पहले तमाम बार ऐसा हुआ कि कहीं कांग्रेस की सरकार है तो कहीं भाजपा की सरकार है तो कहीं सपा की सरकार है, ये आम राय नहीं बन पा रही थी। अब चूंकि केंद्र में भी है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तीनों भाजपा की सरकारें हैं, तो ये राय बन चुकी है और 1 महीने में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने योगी आदित्यनाथ हरिद्वार जाएंगे और उसके पहले ही ज्वाइंट सर्वे हो जाएगा। ज्वाइंट सर्वे में किसको कितना हिस्सा मिलना है, किसको कितनी जमीन मिलनी है, कितने भवन मिलने हैं, उस पर सहमति बन जाएगी और उसके बाद हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको करने के लिए दोनों राज्यों के जो मुख्य मुख्यमंत्री हैं वो इसलिए भी कोशिश कर रहे थे कि दोनों राज्यों में चुनाव होना है। 2022 की चुनाव की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है ये, जो आगे फरवरी में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है कि वहाँ उत्तराखंड को राजस्व मिलने लगेगा, एक उसका आर्थिक आधार बढ़ेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन संसाधन यहाँ भी हैं और उसको कैसे इस कमी को पूरा करेंगे जो वहाँ से राजस्व आता है, क्योंकि चुनाव बेहद पास है और ऐसे में नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले जितने विवाद सुलझ सकते हैं, जितनी सहमति बन सकती है, दोनों प्रदेशों में ये कोशिश हो रही है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। उधर सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक के बाद एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लेकर विवाद हल होता नजर आ रहा है। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज की बैठक में क्या हुआ। धामी जी, योगी जी के साथ बैठक थी, बड़े भाई छोटे भाई का मामला है, क्या बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए? बैठक में सभी मुद्दों पर हमारी सहमति हो गई है और जितने भी प्रकरण लंबित थे सारे मामले निस्तारित हो गए हैं और जो बचे हुए हैं कुछ मामले वो अगले 15 दिनों में उनमें दोनों राज्यों की सरकारें ज्वाइंट सर्वे करेंगी, दोनों के विभाग ज्वाइंट सर्वे करेंगे। उसके आधार पर जैसे सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग में 5700 हेक्टेयर भूमि है और 1700 मकान है। जितनी उत्तर प्रदेश को आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगी और बाकी उत्तराखंड को हो जाएंगी। इसी प्रकार से वन विभाग की के भी जो देयक हैं वो तुरंत उसके भुगतान हो जाएंगे। परिवहन निगम के 205 करोड़ रुपए के भुगतान हो जाएंगे। जो हमारे पुराने बैराज हैं उन बैराजों को पुनः निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर काम करेगी। ये बनबसा बैराज है, किच्छा बैराज है, इसी प्रकार से अलकनंदा होटल है वो उत्तराखंड को मिल जाएगा। और जो वाटर स्पोर्ट्स की जो गतिविधियाँ अभी तक बंद थी हमारे सभी डामों पर, नानक सागर, धौरा डाम, उन सभी पर वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों की भी आज अनुमति मिल गई है। परिवहन विभाग की कुछ संपत्तियों को लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं, उन मुकदमों की क्या स्थिति है? वो इस बैठक में तय हुआ है 205 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड परिवहन निगम को मिल जाएंगे और वो मामले इस पर सहमति बनी है कि न्यायालय से वापस लिए जाएंगे। अगर ये संपत्तियों का मामला हल हो जाता है तो उत्तराखंड का राजस्व बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ मजबूत होंगी? हाँ, निश्चित रूप से, चूँकि देखिए उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई है और हम लोगों ने अपना प्रारंभिक जीवन यहीं प्रारंभ किया है। हमारा एक गहरा नाता है क्योंकि मातृ प्रदेश भी है। तो उत्तराखंड जिस प्रकार से, चूँकि उत्तर प्रदेश हमारा बहुत विशाल प्रदेश है और आज की बैठक से जो भी निर्णय हुए हैं उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इसके पहले भी कई बार प्रयास हुए, 4 साल से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अंतिम समय पर आके जब चुनाव होने वाले हैं तब आपने ये उपलब्धि हासिल की है। इसको कितने दिन में मानते हैं कि ये फैसला हो जाएगा इस पर? नहीं, सभी पर फैसला हो गया, केवल सिंचाई विभाग को छोड़कर, क्योंकि सिंचाई विभाग में दोनों राज्यों का 15 दिन का टाइम बॉन्ड किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा हरिद्वार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, उससे पहले सारे मामले पर ज्वाइंट सर्वे होने के बाद यही सहमति बनी कि जो उनको आवश्यकता होगी सर्वे के आधार पर जितनी होगी वो ले लेंगे 5700 हेक्टेयर ज़मीन में से। इसी प्रकार से 1700 जो मकान हैं उनमें से बाकी उत्तराखंड को मिल जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी जी से जो मुलाकात हुई है, जो बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और ये भी निर्णय लिया गया है कि सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद तय होगा कि कितनी ज़मीन उत्तराखंड को देनी है और कितनी ज़मीन यूपी के पास रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला इस लिहाज से भी है क्योंकि आगे चुनाव होने वाला है। 2022 की विधानसभा चुनाव में ये जो निर्णय आज हुआ है, जो बैठक में आज फैसले लिए गए हैं, ये विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की उत्तराखंड में दिशा और दशा तय कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना और वो काफी भरोसेमंद है, आश्वस्त हैं। हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। अजीत जी, क्योंकि सीएम धामी भी ये कह रहे हैं कि बात तो बन गई है और हमारी यही कोशिश थी कि जब आज हम बैठे तो तमाम मुद्दों को सुलझाए, तमाम विवादों को हम सुलझा ले, लेकिन ये कितना आसान लगता है?
जया, देखिए व्यक्ति को आशान्वित रहना चाहिए और लेकिन मैं इस पूरे परिसंपत्ति के बंटवारे में एक ऐसा पात्र हूँ, तीसरा पात्र जो बाहर बैठकर सारी चीज़ें देख रहा है, जिसने मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश, मायावती सबकी बैठकें देखी है। और आज इसी तरह की आशा भरी बातें त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैठक में भी थी, जो 2019 में सितंबर में हुई थी। मुझे आज लगता है कि जिस तरह से बहुत आत्मविश्वास पुष्कर सिंह धामी की बातों में है, हमारे मुख्यमंत्री की बातों में है, मुझे लगता है कि पहले वाली बैठकों से ये बैठक थोड़ी अलग होनी चाहिए। और ये जो रिजोल्यूशन वाली जो प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी मुझे लगता है कि दिसंबर के माह में खत्म हो जानी चाहिए जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर नैसर्गिक तौर पर उत्तराखंड का हक बनता है, जैसे बहुत सारी नहरें हैं, वो यहीं से, इनका उद्गम स्थल भी यहीं और इसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं में वो खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी लगान और आपासी वो उत्तर प्रदेश वसूली करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सरल तरीके से वो हल हो सकती हैं और उत्तराखंड को मिल सकती है। लेकिन मैं अभी भी अपनी उसी बात पर कायम हूँ, क्योंकि ऐसी 10 बैठकें मैंने पिछले 10 साल में देखी, 15 बैठकें मैंने पिछले 10 साल में देखी है। जब तक डॉक्यूमेंटेशन ना हो जाए, सरकारी कागज इधर से उधर ना हो जाए, केंद्र सरकार इन सब चीज़ों का नोटिफिकेशन ना कर दे, तब तक हम इंतजार करने के अलावा और उम्मीद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज की बैठक मुझे लगता है, चूँकि जैसे मुख्य सचिव ने भी एक संकेत ये दिया है, मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ लखनऊ गए हैं, उनसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई। उन्होंने कहा आज की बैठक बेहद सक्सेसफुल रही है और चलिए तो फिर अजीत जी फिर इंतजार करते हैं और आगे जो प्रक्रिया रहेंगी उस पर भी हमारी नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। विवेक भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश में छात्र संघ चुनाव न कराए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर है। बीते रोज जहां चुनाव कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास रखा, तो वहीं अब 21 नवंबर से पूरे प्रदेश में कांग्रेस मौन व्रत रखकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर करेगी। 21 तारीख से मैंने युवा कांग्रेस और NSUI के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कहा है कि सरकार के इस फैसले पर सरकार पुनर्विचार करे कि वो छात्र संगठनों के चुनाव न होने देने पर जो आमदा है उस पर पुनर्विचार करे सरकार, और सरकार को एक संदेश दें, सरकार इस बात पर दबाव में आए, इसलिए मैंने ये आह्वान किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार चेते और सरकार लोकतंत्र का गला घोटने के लिए लगातार जो प्रयास कर रही है उससे बाज आए। उधर यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी महिलाओं ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए टिकट की दावेदारी पेश की है। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस ने 40% टिकट देने की मांग की है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य के मुताबिक महिलाओं को राजनीति में सम्मानजनक भागीदारी दी जानी चाहिए। उधर कांग्रेस की तरफ से ऐसी ही कुछ बातें सामने आई। मुझे लगता है महिलाओं की भागीदारी बनाने का समय आ गया है और आगे हम देखते हैं कि आला कमान क्या तय करती है, पर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में आए और ये जो बदलाव हो रहा है इसमें एक भाग लें। राष्ट्रीय सचिव प्रियंका जी ने ये निर्णय लिया है कि महिलाओं को 40% टिकट देंगे उत्तर प्रदेश में, तो उसी के तत्वाधान पे हम लोग ये चाहते हैं कि हमें उत्तराखंड में भी महिलाओं को 40% टिकट देना चाहिए। महिलाएं सक्षम हैं, कई महिलाओं ने क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कर रखा है, कई पदों में रह चुके हैं। जो महिलाएं कर्मठ हैं उनको जरूर टिकट मिलना चाहिए। हम आदरणीय प्रियंका जी के इस निर्णय से बहुत ही खुश हैं। 2019 का चुनाव लड़ रही थी, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को बहुत अच्छी संख्या से हमें पार्टी ने टिकट दिया है और हमारे मंत्रिमंडल में भी बहुत अच्छी भागीदारी हमारी महिलाओं की है। केंद्र में जिन राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ भी हमने अच्छी संख्या मंत्रिमंडल में महिलाओं की ली है और विधानसभा में भी मैंने अच्छी टिकट दी हैं जो हमारी महिलाएँ जीत के आई हैं। तो इस तरह से हम लोग महिलाओं को सशक्त करने का एक प्रयास कर रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं अब बीजेपी विधायक जनता के बीच जाकर सक्रिय नजर आने लगे हैं। भाजपा के अंदर अब टिकटों को लेकर दावेदारी हो रही है और इस पर रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि जो भी चुनावी मेंढक निकल रहे हैं उन्हें क्षेत्र की जनता सब जानती है। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि उनके सामने कोई भी दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। आप देखते हैं उनकी लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ और मैदान में, और जो योद्धा जो फौजी मैदान में रहता है और युद्ध की तैयारी करता रहता है तो युद्ध से नहीं डरता, और जो स्टूडेंट लगातार पढ़ता रहता है तो एग्जाम से डर नहीं लगता। तो डर जैसे कोई चीज़ है ही नहीं। डर के आपने नाम लिया और लगातार
ईमानदार काम कर रहे हैं। जनता जानती है कौन काम कर रहा है और केवल बातें बना रहे हैं और केवल चुनाव के समय में चुनावी मेंढक जो निकल रहे हैं, जनता इनके बारे में सब जानती है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों बड़े चक्कर में। काम करना है, आगे बढ़ना है, सरकार बनानी है, अपना लक्ष्य 2022 है वो हासिल करना है, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुड़की में गन्ना मार्च के तहत पद यात्रा निकाली। इस दौरान हरीश रावत ने ननहेड़ा के इकबालपुर शुगर मिल तक पैदल मार्च किया और प्रदेश सरकार पर किसानों की उपेक्षा किए जाने का आरोप भी लगाया। पदयात्रा के दौरान हरीश रावत के साथ हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की लगातार उपेक्षा कर रही है और इसीलिए गन्ना का खरीद मूल्य घोषित करने में देरी हो रही है और अभी तक प्रदेश सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया। इससे साफ जाहिर होता है कि किसानों की समस्या को सुलझाने में ये सरकार नाकाम रही है। गन्ने के विषय में और गन्ना किसानों की जो उपेक्षा की जा रही है, लगातार उपेक्षा की जा रही है और जिस तरीके से गन्ना खरीद मूल्य घोषित करने में विलंब किया जा रहा है, ये सब चीजें चीख चीख करके कह रही हैं कि ये सरकार का कोई ध्यान किसानों की तरफ और गन्ना किसानों की तरफ नहीं है। इसलिए हमने आज गन्ना मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा सीट से कर्नल अजय कोठियाल को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गंगोत्री के मतदाताओं को एक अच्छा विकल्प मिला है। कोठियाल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक मानक स्थापित करेंगे। कर्नल अजय कोठियाल को गंगोत्री सीट से प्रत्याशी घोषित करने के बाद मनीष सिसोदिया ने उत्तरकाशी में रोड शो को भी संबोधित किया। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तराखंड के जन जन के दिल में बसे उत्तराखंड का हर व्यक्ति जिन पर गर्व करता है, कर्नल अजय कोठियाल जी यहां से चुनाव लड़ेंगे। यहां से वो विधानसभा की उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर टिहरी से क्या खबर है। दरअसल टिहरी में चुनावी दौरे पर पहुंची भाजपा प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रेखा वर्मा ने भाजपा प्रबुद्ध जन सम्मेलन की शुरुआत की और इस मौके पर करीब 500 से अधिक जनप्रतिनिधियों और अन्य पार्टियों से जुड़े लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। रेखा वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम के जरिए हम बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड में आगामी चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रेखा वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोटद्वार के दुनाऊ गांव में आयोजित शहीद राइफल मैन जसवंत सिंह रावत के शौर्य दिवस समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने स्मारिका हीरो ऑफ नेफा का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वीर जसवंत सिंह रावत ने जिले के साथ साथ उत्तराखंड और पूरे देश का नाम रोशन किया है। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार के लैंसडाउन में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दो पक्षों के बीच चाकूबाजी हो गई। इस चाकूबाजी में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और अब आपको एक बड़ी जानकारी दे, उत्तराखंड से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा 21 नवंबर को अरविंद केजरीवाल का दौरा है। हरिद्वार में रोड शो को अरविंद केजरीवाल संबोधित करने वाले हैं। तो उत्तराखंड में दिल्ली के सीएम का दौरा है। 21 नवंबर का समय बताया जा रहा है। 21 नवंबर को वो पहुंचेंगे उत्तराखंड। हरिद्वार में रोड शो को अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। चंपावत से अब खबर। चंपावत में आईटीबीपी जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जवानों ने घायल बीएलओ को रेस्क्यू भी किया। इस दौरान जवान करीब 7 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर घायल बीएलओ को लेकर अस्पताल पहुंचे।
देखिए चंपावत की ये तस्वीरें हैं। आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू किया और बहुत मुश्किल 7 किलोमीटर का सफर भी उन्होंने तय किया। अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी में भारी वाहन के लिए रूट डाइवर्ट तो कर दिया गया, मगर अब इससे जाम की स्थिति बनने लगी है। दरअसल बरसात के दिनों में बाजार से होकर गुजरने वाली सड़क ध्वस्त हो चुकी थी, जिसके बाद भारी वाहनों का रूट डाइवर्जन किया गया। वाहनों को सर्किट हाउस से कंडोलिया होते शहर से बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन अब इस रोड पर जाम लगा रहता है। और अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां इससे सटे नेपाल के गांव में जनगणना करने के लिए नेपाल सरकार ने पिथौरागढ़ जिलाधिकारी से भारतीय सीमा में आने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि तिंकर झागरू भारत सीमा में स्थित है और इन गांव में जाने के लिए भारतीय सीमाओं का उपयोग करना पड़ता है।